हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज़ फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द गाइडेंस पार्ट। नाउ वी आर टेकिंग द काउंसलिंग पार्ट। तो हम आज कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग वाला जो पार्ट है वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है बेसिकली काउंसलिंग। वेरी गुड, काउंसलिंग। देखिए भाई, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आप लोगों ने गाइडेंस पढ़ा होगा तो गाइडेंस में मैंने आपको कहा था इट्स अ काइंड ऑफ एन असिस्टेंस, एडवाइस, डायरेक्शन। ओके, तो ये जो बेसिकली काउंसलिंग है इट्स अ ब्रॉडर टर्म माय डियर। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जो गाइडेंस है, गाइडेंस इज़ अ ब्रॉडर टर्म। और गाइडेंस में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे हम लोगों को मदद करते हैं, ठीक है। और इसमें एक प्रोसीजर है काउंसलिंग। वेरी गुड। तो काउंसलिंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द गाइडेंस। तो एक डिस्टिंक्टिव फीचर आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कल जब हम आपको और एक क्वेश्चन बताएंगे, इस पे लेक्चर होगा डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो याद रखेंगे आप पहला पॉइंट, जो गाइडेंस है बेटा इट्स अ ब्रॉडर टर्म, इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव टर्म, वाइल एज द काउंसलिंग जो है इट इज़ it's not as comprehensive as guidance is. So counseling is, my dear, the part of guidance. Okay, but basically what guidance is? अगर हम डेफिनेशंस की ओर जाएंगे तो बहुत सारे डेफिनेशंस अवेलेबल है। रुथ स्ट्रंग, विलियमसन, अर्थर जॉन्स, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस। हर किसी डेफिनेशन में आपको ये मिलेगा कि काउंसलिंग में देयर आर टू पर्सन्स। यस, देयर आर टू पर्सन्स। कितने पर्सन्स होते हैं? ये जो काउंसलिंग है बेटा, काउंसलिंग में जनरली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन्स, और वन पर्सन जो है वो प्रोफेशनली ट्रेनड होता है जिसको हम कहते हैं काउंसलर, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं। और वो बंदा जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वो किसके पास आता है? काउंसलर के पास, क्योंकि इसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको हम कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट बोलो या काउंसली बोलो। तो काउंसलिंग इज अ प्रोसीजर इन विच काउंसलर काउंसल्स द काउंसली। वाओ, समझ आया बेटा? तो दिस इज व्हाट काउंसलिंग इज। सिंपली अगर आपको प्रॉब्लम है इमोशंस को लेकर, प्रॉब्लम बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, तो आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप किसी वेल ट्रेनड प्रोफेशन के पास जाओगे, जो प्रोफेशनल होगा, ट्रेनड होगा, उस पर्सन के पास। गाइडेंस हर कोई कर सकता है, लेकिन काउंसलिंग इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। काउंसलिंग इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। गाइडेंस आप कोई भी आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, असिस्टेंस कर सकता है। पेरेंट्स गाइड देयर चिल्ड्रन, राइट? एवरी पेरेंट गाइड्स देयर चिल्ड्रन, तो इट्स अ गाइडेंस। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना बेटा, काउंसलिंग में आपको स्पेसिफिक बंदा होना चाहिए। सो देयर इज यू नीड अ वेल ट्रेनड पर्सन जो आपको काउंसलिंग करे, ठीक है। तो अगर हम काउंसलिंग देखेंगे कि काउंसलिंग का मतलब क्या है, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज माय डियर। तो अगर क्लाइंट आपके साथ बात करता है तो किस अंदाज से बात करता है? आर यू रियली एक्सेप्ट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम? डू यू रियली वेलकम द क्लाइंट? डू यू रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट? इफ यू हैव दीज क्वालिटीज, दैट मीन्स द प्रोसीजर दैट यू हैव, दैट्स अ काउंसलिंग माय डियर। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वल्ला मैं यहाँ पर अगर आपने समझा कि काउंसलिंग का मतलब क्या है तो लाइन बाय लाइन जो नोट्स पे मैंने लिखे हैं ना, आई गारंटी कि आपको सब समझ आएगा, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो एक पॉइंट भाई आपको याद रखना है काउंसलिंग में कि काउंसलिंग इज ए प्रोसीजर इन विच, काउंसलिंग इज ए प्रोसीजर। तो देखो भाई, बहुत सारी डेफिनेशन अवेलेबल है काउंसलिंग के रिलेटेड, लेकिन जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है, हालांकि बहुत सारी, हर कोई डेफिनेशन अपने अपने
जो भी मतलब विलियमसन की अगर हम बात करेंगे, उसने अपने तरीके से काउंसलिंग को डिफ़ाइन किया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन खाली इम्पॉर्टेंट है तो इस वाली की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई भी डेफिनेशन लेते हो ना तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स जो वहाँ पे है कॉमन देखने को मिलेगा। और वो कॉमन क्या है? बेसिकली काउंसलिंग जो बेसिकली है ये इट इज़ नथिंग यार, इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली इन विच they interact in such a way that there is a growth in both counselor as well as counselee। तो ये मैंने लिखा, अगर रुथ सिटरन की बात हम करते हैं, काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन और रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन काउंसलर एज वेल एज काउंसली। अब अगर हम काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, काउंसलर कैसा होना चाहिए? काउंसलर मस्ट बी हाईली प्रोफेशनल, वेल ट्रेनड, ओके। तो इसमें बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। काउंसलिंग always problematic, it has very important many problems, it is emotionally disturbed person, helpless person, always in search of help, राइट तो ये इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब हम काउंसलिंग पढ़ते हैं ना, यहाँ पे एलिमेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स बोलो या व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स बोलो, या उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी ला सकते हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको अलग से प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से नहीं पढ़ने हैं, एलिमेंट्स अलग से नहीं पढ़ने हैं। तो इन सबको यार एक ही में आप मिला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं प्रिंसिपल्स पे फोकस करता हूँ या एलिमेंट्स पे फोकस करता हूँ, आप ये सारी चीज़ें, अगर हम प्रिंसिपल को भी देखेंगे, एलिमेंट्स को भी देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना कॉमन देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बेटा मैंने फोकस किया कैरेक्टरिस्टिक्स, हम डायरेक्टली पे नहीं आते हैं या प्रिंसिपल्स पे नहीं आते हैं, हम डायरेक्टली मतलब यहाँ पे आते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग। यस माय डियर, काउंसलिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या है? नंबर फर्स्ट एलिमेंट जो है ह्यूमन एलिमेंट है। वेरी गुड। तो फर्स्ट थिंग माय डियर दैट इज एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ह्यूमन। सर काउंसलिंग किसको करेंगे? जानवर को थोड़ी ना करेंगे। काउंसलिंग जो है देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। वन पीपल इज प्रोफेशनल दैट इज काउंसलर, अनदर इज प्रॉब्लमैटिक दैट इज काउंसलिंग। तो ह्यूमन एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर माय डियर। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, और इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द काउंसलिंग इज ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट में आप देख सकते हो काउंसलर एंड काउंसली। ओके, नंबर नेक्स्ट माय डियर, नंबर नेक्स्ट इज वार्मथ, राइट? वार्मथ। तो जब क्लाइंट काउंसलर के पास आएगा तो जो काउंसलर है ही मस्ट वेलकम द क्लाइंट। तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी। आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हो कि हाँ डॉक्टर ने नाश्ता आयल पे, जब पेशेंट आता है ना, जब वो डॉक्टर का फेस देखता है ना, तो इतनी तो भाई मैं ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, क्या आप रियली देखो, डॉक्टर इज मेंट फॉर द पेशेंट। तो डॉक्टर का काम है कि वो पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करे, कैसे पेश आए। तो इसके लिए वार्मथ का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू वार्मली वेलकम योर पेशेंट्स, योर क्लाइंट। जिस क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू मस्ट वेलकम दैट। तो द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आप में होना चाहिए एज ए काउंसलर, वो क्या होना चाहिए बेटा? वार्मथ। नंबर थर्ड इज एक्सेप्टेंस। तो जो भी पहले आप इसको वेलकम करोगे तो वेलकम करने से आपके और क्लाइंट के दरमियान एक रैपो बिल्ड होगा, बॉन्ड बिल्ड होगा। वार्मथ को हम रैपो भी कहते हैं बेटा। तो देखो, अगर ये रैपो बिल्ड नहीं होगा ना तो काउंसलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे हम आपको स्टेप्स भी बताएंगे, विलियमसन स्टेप्स या कार्ल रॉजर्स के स्टेप्स, जो भी उसने कहा है, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला। अगर ये टॉपिक जल्दी टाइम पे कंप्लीट हुए तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ह्यूमन एलिमेंट, काउंसलर, काउंसली। नंबर सेकंड, यू हैव टू वेलकम द पेशेंट, यू हैव टू वेलकम द क्लाइंट, राइट? तो जिसको हम वार्मथ कहते हैं। और इसको रैपो मीन्स यू हैव टू बिल्ड द कनेक्शन बिटवीन। कैसे बिल्ड होगा? अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा तो आप भी आपको मतलब क्या, आपको फील होगा कि भाई नो, जो मेरा काउंसलर है वो बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है? अगर बुगड़ने थी मतलब भूमत रखड़ा या रोब था वैसे, तो आपको बैड फील होगा। तो रैपो नहीं बिल्ड होगा। जब रैपो बिल्ड नहीं होगा तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते हो। तो
जो भी आपके प्रॉब्लम्स है ना, वो कब आप शेयर करोगे? जब हम आपस में बॉन्ड डेवलप करेंगे। यानी वी हैव टू, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वार्मथ, एंड वार्मथ के बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। Acceptance is another element, my dear. देखो, you have warmly welcomed your patient, but you have not accepted it. What do I mean by accepted? Accepted means जो भी उसके अंदर problems है, इसको आपने, you must have the power of listening. तो आपको पेशेंस होनी चाहिए। काउंसलर में की बात मैं कर रहा हूं को बेटर काउंसलिंग इज दैट इन विच द काउंसलर हैज द गुड पावर ऑफ लिसनिंग। तो पेशेंट बोलेगा, इस काउंसलर को आराम से सुनना है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, सुनना है अच्छे से। तो दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एंड नंबर 4 माय डियर, नंबर 4 इज जेन्युइननेस। तो यू मस्ट बी वेरी ट्रू टू द क्लाइंट। ये नहीं कि मतलब पेशेंट आया, मैं कहूँ हाँ हेलो कैसी बात, तो ये फेक स्माइल नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू आर एक्सटर्नल यू मस्ट बी इंटरनल। आप जो बाहर से देखते हो ना, अंदर से भी आप ऐसे ही होनी चाहिए। तो व्हेन आई से ट्रूथफुलनेस, तो इट्स कॉल्ड, ये जो काउंसलिंग है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रूथ। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको ना दिल से पढ़ाना है। मैंने आपसे ऐसे नहीं पढ़ाना है कि कोई मुझे कंपेल करेगा, भाई नहीं आपको क्लास देनी है, नहीं। द टीचिंग इट मस्ट कम आउट ऑफ फ्रॉम हार्ट, राइट। तो इसी तरह जब मैं एज ए काउंसलर हूँ, आप मेरे क्लाइंट हो, तो क्लाइंट को मैंने एक्सेप्ट करना है। तो जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा ना, तो आई मस्ट बी वेरी मच ट्रू, आई मस्ट बी ट्रूथफुल टू द व्हाट क्लाइंट। तो अगर ये चीज़ है ना, तो माई काउंसलिंग इज genuine, it is right kind of counseling I am providing you. So the second one is genuineness. Yani you must be truthful to the client, right? And number 5 is the most important thing, that is empathy. Wow, that is empathy. Empathy का मतलब है क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना जिस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हो। इसमें एक कहावत है, ए काउंसलर, ए बेस्ट काउंसलर इज ही हु पुट हिज हेड इनटू द शू ऑफ ए क्लाइंट। इट डजंट मीन अब मुझे अपना सर जो है उसके पाँव में रखना है, नहीं यार। इसका मतलब है मुझे अपने लेवल को इतना डाउन करना है ताकि मैं क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझ सकूं। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी माय डियर। द प्रॉब्लम दैट क्लाइंट इज फेसिंग, वो उसी को पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे इसको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे ये खुद की मेरी प्रॉब्लम है, तो ऐसे मुझे ट्रीट करना है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्पैथी। और देयर मस्ट बी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो ये इतने सारे कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, ये आप एज ए प्रिंसिपल भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कल जाके आपको ये पूछा जाएगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड काउंसलर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना चाहिए? इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि पहले ये बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए, किस के दरमियान, क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान, यानी रैपो बिल्डिंग। ही मस्ट हैव द एबिलिटी ऑफ वार्मथ, ही मस्ट हैव द एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ही मस्ट हैव द एबिलिटी ऑफ जेन्युइननेस, ही मस्ट हैव द एबिलिटी ऑफ एम्पैथी, ही मस्ट शो एम्पैथी, राइट। तो इन नटशेल वी कैन से इन काउंसलिंग व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी एक्चुअली ट्रीट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एट द रूट कॉज। समझ आया? हम तब तक क्लाइंट को नहीं छोड़ सकते ना जब तक उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढेंगे। तो दिस इज काउंसलिंग। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे नोट्स को नहीं बाई किया है या डाउनलोड नहीं किया है, अगर उन नोट्स को आप डाउनलोड करोगे तो यू विल फील वेरी मच रिलैक्स्ड माय डियर। यस माय डियर, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्रिंसिपल्स की बात हो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, एलिमेंट्स की बात हो, सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। जस्ट गो थ्रू माई नोट्स। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो जस्ट कॉल मी, आई विल बी एट योर सर्विस। ओके, थैंक यू माय डियर। तो चलते बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट काउंसलिंग। अब चलते बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके सिलेबस में अगर हम थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग की बात करेंगे या टाइप्स की हम बात करेंगे, या जनरली चलते हैं थ्योरीज की बात करेंगे। अब थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग,
या टाइप्स ऑफ काउंसलिंग भी हम कह सकते हैं. देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स. और वन इज बेटा डायरेक्टिव काउंसलिंग. डायरेक्टिव काउंसलिंग. अनदर इज नॉन डायरेक्टिव. एंड थर्ड इज इक्लेक्टिक. डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम दूसरा नाम कहते हैं विलियमसन्स काउंसलिंग. और ये वाली काउंसलिंग है ना, इट इज काउंसलर सेंटर्ड. इट इज इंटेलेक्चुअल इन ओरिजिन. जो नॉन डायरेक्टिव है, इट वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स. यहां पे हम लिखेंगे काउंसलर सेंटर्ड. यहां पे हम लिखेंगे इट्स अ क्लाइंट सेंटर्ड. सो नाइस. अनदर, इट इज इंटेलेक्चुअल इन नेचर. It is rather emotional. It's also called as, अगर इसको विलियमसन्स काउंसलिंग कहते हैं, रॉगरियन काउंसलिंग भी कहते हैं इसको. क्लाइंट सेंटर्ड है. देखो भाई, सिंपली हम आपको बताएंगे. आपको पता है कि काउंसलिंग में 2 persons आर देयर. वन इज द क्लाइंट, अनदर इज काउंसलर. राइट माय डियर. तो काउंसलर जो है, अगर ये अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि आई एम इंटेलेक्चुअल, आई एम प्रोफेशनल, आई एम ट्रेनर, राइट, तो ये अपने प्रोसीजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि ये भाई मेरे मेथड से मैं अपने क्लाइंट में चेंज ला सकता हूँ. तो यहाँ पे क्लाइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हियर इज द काउंसलर दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर क्लाइंट को हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे, काउंसलर को इंपॉर्टेंस देंगे, तो इट बिकम्स अ डायरेक्टिव काउंसलिंग. एंड माय डियर, इट वाज द विलियमसन फॉर द फर्स्ट टाइम जिसने इसके बारे में थ्योरी दी है. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए डायरेक्टिव टाइप और डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग. तो ये एक विलियमसन ने दिया था. लेकिन जब हम पेशेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पेशेंट आया, एम्पैथी दिखाई, वार्मथ दिखाया, एक्सेप्टेंस दिखाया, तो हम पेशेंट को ज्यादा ट्रीट करते हैं. पेशेंट सेंटर्ड अपना काउंसलिंग बना रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. इट इज कॉल्ड, सिंस इट वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स, इट इज कॉल्ड रॉगरियन काउंसलिंग. एंड सिंस इट इज द क्लाइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो इमोशनल. हियर इट इज इंटेलेक्चुअल. राइट माय डियर. यहां पे नॉलेज ऑफ द काउंसलर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. यहां पे इमोशंस ऑफ द पेशेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. अगर हम इमोशंस ऑफ द पेशेंट को टच करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली ट्रीट द क्लाइंट. ओके, तो यहां पे अगर नॉलेज ज्यादा होगी काउंसलर में, तो वो बेटर ट्रीट कर सकता है किसको? पेशेंट को. ये दोनों चीजें भाई इंपॉर्टेंट. हम किसी भी थ्योरी को ये नहीं कहेंगे कि भाई इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे. अपने हिसाब से ये भी सही है, अपने हिसाब से ये भी सही है. तो ये दोनों थ्योरीज जो है बहुत अच्छी थ्योरीज है जिससे हम काउंसलिंग जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज परमेसिव थ्योरी. Okay, now sometimes you don't rely completely on directive, and sometimes you don't rely completely on non-directive. But what you are actually doing, you choose a middle path. Sometimes directive, sometimes non-directive. So when we choose the middle path, it is called as eclectic. It's called what? Eclectic. तो ये दिया था थ्रोन ने और ब्रोडियस थ्रोन ने. ठीक है, यहां पे हम ये इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके भी, यहां पे हम नॉलेज को भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हैं और इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं. तो इट्स अ मिड पाथ अप्रोच काउंसलिंग में. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आया. ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग आर देयर आर नाउ 3. वन इज डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिक. बिल्कुल मैंने इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू माई नोट्स. और हाँ माई डियर, नाउ द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डील विद दिस यूनिट. तो इसी के साथ हमारा जो पहला लेक्चर है, पहला यूनिट है, वो इसी के साथ कंप्लीट होगा. तो चलते हैं, इसमें लास्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड
इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो डायरेक्टिव विलियमसन सेटअप्स की हम बात करेंगे। इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर फर्स्ट है काउंसलिंग का वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि बेटा आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, और अगर कर रहे हो बेटा तो देर किस बात की है, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलते बेटा स्टेप्स की ओर। ओके बेटा, तो यू कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स बोलो या प्रोसीजर बोलो या प्रोसेसेस ऑफ काउंसलिंग बोलो, किस तरह हम प्रोसेसिंग ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से सेटअप्स इन्वॉल्वड हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी काउंसलिंग में। यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है कि अकॉर्डिंग टू विलियमसन। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डिफरेंट सेटअप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो आप यही लिख सकते हो, ठीक है। तो बाद में हम आपको बताएंगे कि जो रॉजरियन कॉन्सेप्ट था उसने और एक कॉन्सेप्ट को ऐड किया था, तो वो हम लास्ट में बताएंगे। तो चलते बेटा जल्दी जल्दी से आप भी इस डायग्राम को बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स पे मैंने इस तरह डायग्राम नहीं बनाई है। तो आप चाहो तो आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल इसी तरह डायग्रामेटिकली बना सकते हो, फिर इन पॉइंट्स को अलग अलग से आप डिस्कस करोगे। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब पेशेंट आपके पास आएगा, काउंसलर के पास आएगा, ही विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, और वो पेशेंट डेटा बताएगा और जो काउंसलर है वो कलेक्ट करेगा। तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो कलेक्शन ऑफ द डेटा के बाद हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस इज माय डियर, याद रखना, इट इज द फर्स्ट स्टेप। ये पिछली बार भी एंट्रेंस में आया था, पीजी एंट्रेंस में, बोथ इन साइकोलॉजी एज वेल एज इन एजुकेशन, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सेटअप जो है इट इज एनालिसिस, राइट। तो एनालिसिस के बाद जो भी डेटा आप बोलेगा इसको अलग अलग करके हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है, कोहेरेंस देखेंगे। तो दिस कॉल्ड सिंथेसिस। तो सिंथेसिस इज माय डियर सेकंड स्टेप। एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करने के बाद जो भी डेटा आप रिसीव करोगे पेशेंट, देखो जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट बोल सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, फिर ये राइट डाउन करता है, फिर वो इसको पूरा मिला रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, फिर वो डायग्नोज करेगा। जब पेशेंट आया तो वो डायरेक्टली डॉक्टर इसको एडवाइस करेगा, बिना जाने वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा? नो, पहले वो पेशेंट से बात करेगा, फिर वो जो पेन डाउन करेगा उसको मिलाने की कोशिश करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को मिला। देखो सिम्टम्स है, एक सिम्टम बोलेगा, 2 3 4, इसको अलग अलग सिम्टम्स बताएंगे। उन सभी सिम्टम्स को काउंसलर क्या करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। जोड़ने का मतलब क्या है, सिंथेसिस। पहले पेशेंट ने अलग अलग सिम्टम्स बताए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अब जो काउंसलर है इनको मिलाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सिंथेसिस। जब ये मिलाएगा उसको एक पिक्चर आएगी कि भाई इसको क्या मामला है, इसको क्या हो सकता है, तो ये गेस करेगा। तो गेस करने को भाई क्या कहेंगे, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद ये प्रिडिक्शन करेगा कि भाई प्रिडिक्ट क्या हो सकता है, अगर मैं ट्रीटमेंट करूं तो क्या हो सकता है। एंड देन ही विल स्टार्ट एक्चुअली काउंसलिंग। काउंसलिंग में ये ट्रीटमेंट शुरू करेगा, जो भी उसके पास टेक्निक्स अवेलेबल होंगे तो स्टार्ट करेगा काउंसलिंग में। और काउंसलिंग वन इज डन, अब ये चाहेगा कि मेरी काउंसलिंग से पेशेंट को कोई फायदा है कि नहीं है, तो अब ये उसको बोलेगा कि भाई 7 दिन या 8 दिन के बाद आप फिर से आ जाओ, मैं देखूंगा कि मेरा ट्रीटमेंट सही है कि गलत है। उसके लिए अगली टर्न को बुलाने को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉलो अप। आई होप बेटा आपको ये सेटअप्स अच्छे से समझ आए। पहले पेशेंट जब आएगा वो डेटा बताएगा काउंसलर को, एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद जो काउंसलर है वो उसको सिंथेसाइज करेगा, फिर अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड अब ये क्या करेगा, डायग्नोज कर रहा है, और डायग्नोज से ही इसको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होने वाली है। प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन उसके बाद ये स्टार्ट करेगा प्रोसीजर, यानी एक्चुअल काउंसलिंग करेगा, एक्शन करेगा। हाँ, तो उसके बाद ये फॉलो अप, और फॉलो अप के बाद बेटा अगर पेशेंट अच्छी तरह से फिट हो गया तो लास्ट फेज जो है दैट इज अ टर्मिनेशन फेज। बट टर्मिनेशन फेज विलियमसन ने नहीं बताया, लेकिन कार्ल रॉजर्स ने लास्ट स्टेज में बताया, क्या, टर्मिनेशन फेज। तो ये थे बेटा डिफरेंट सेटअप्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ काउंसलिंग। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आया। नोट्स पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, गो थ्रू माई नोट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ माय डियर, इस नोट्स की जो डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं नोट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।